नमस्कार फ्रेंड, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के गद्य खंड का पहला चैप्टर भक्तिन को कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। रेखा चित्र और संस्मरणात्मक रेखा चित्र का मतलब होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति के नाक नक्शा से लेकर उसकी उम्र की हर एक जीवन की स्मृति को दर्शाया जाए। अब जो भक्तिन है वह एक स्त्री का नाम है, वह लेखिका की सेविका है। भक्तिन का स्वरूप वर्णन करते हुए लेखिका लिखती हैं कि भक्तिन छोटे कद तथा दुबले पतले शरीर वाली स्त्री थी। उसके होंठ पतले थे, उसकी आंखें छोटी थीं, वह गले में कंठी की माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने अपने स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। उसकी कंठी की माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। वह यादव कुल में पैदा हुई थी, अहीर कुल में। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। उसका मानना था कि हनुमान जी से ज़्यादा सेवा वह कर सकती है। भक्तिन के जीवन का पहला परिचय लिखते हुए लेखिका लिखती हैं कि ऐतिहासिक झूंसी गांव में एक अहीर कुल की इकलौती बेटी लक्ष्मी, जिसका नाम लेखिका ने भक्तिन रखा, उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। परंतु 5 वर्ष की उम्र में ही उस कन्या का विवाह हांडिया ग्राम के एक गौपालक के छोटे पुत्र से हो गया था। गौपालक वो होते हैं जो गाय को पालते हैं, उसके छोटे पुत्र से हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना हो गया था। गौना मीन्स जब पति के घर दूसरी बार आते हैं, उसको गौना कहते हैं। भक्तिन की सौतेली माँ ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा उसके घर पर, ससुराल में मतलब। सास ने रोने धोने के अपशकुन के डर से यह कहकर पिया भेज दिया, मतलब उसको बताया नहीं कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, उसको यह कहकर भेज दिया कि तुम बहुत दिनों से अपने घर नहीं गई, अब घर चली जाओ अपने पीहर में। और पर वह जब गई वहाँ पर तो उसकी सौतेली माँ का दुर्व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वहाँ से वापस लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख अपने पति के सामने प्रकट किया। अब जीवन का दूसरा परिचय लिखते हुए लेखिका लिखती है, जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुईं तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। कि मतलब पहले समय में लड़कियों को इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं थी, लड़कों को ज़्यादा मान्यता थी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र थे, अतः जेठानियाँ मौज करती थीं। उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम, चक्की चलाना, झाड़ू लगाना, कूटना पीना, खाना बनाना आदि सब भक्तिन करती थी। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले बनाती यानी कंडे बनाती। खाने के मामले में भी भेद किया जाता था, यानी कि खाना भी वो नहीं बनाती थी, खाना भी भक्तिन को बनाना पड़ता था। जेठानियाँ और उनके लड़कों को सफ़ेद राव व दूध की मलाई युक्त भोजन मिलता था, यानी कि उनको दूध मलाई मिलती थी, किंतु भक्तिन और उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती थी, यानी कि उसको ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। इस परिस्थितियों में भी यह अच्छाई थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी के सच्चे मन से प्यार करता था, यानी कि उसमें परिवार में कोई उसको चाहता नहीं चाहता, परंतु उसका जो पति था वह उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इसी प्रेम से आधार पर भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया, यानी कि उसको मालूम था कि हम अलग हो जाएंगे इन लोगों से तो हमें शायद सुख रहेगा। उसे परिवार के पृथक होते हुए गाय भैंस, खेत खलियान, उमराई के पेड़ आदि सब ठीक ठाक मिल गया, यानी कि जब बंटवारा हुआ घर का तो उसको भी ठीक ठाक तरीके से सब कुछ मिल गया। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, यानी कि भक्तिन और भक्तिन का पति दोनों भी बहुत मेहनती थे। अंततः घर में संपन्नता आ गई, यानी कि सब संपन्न हो गया उन लोगों का। पति ने बड़ी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियों अभी बालिका भी थी, यानी कि उनका मतलब वो 18 उम्र से कम थी, 18 साल की कम उम्र थी। भक्तिन दुर्भाग्य से भक्तिन की विधवा हो गई, यानी कि उसके पति की डेथ हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 19 थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया, यानी कि उसको लालच था संपत्ति का कि परिवार वाले थे उसके साथ जेठानियाँ वगैरह सास वगैरह, उनको था कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो इसके नाम की पूरी संपत्ति हमें मिल जाएगी, इसलिए उसने कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केस यानी कि बाल कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी में पहन ली माला। दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने गए
बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। यानी कि उसने कहा कि जो पति ने चुना था वो उसका घर, वो दामाद, उसको उसने अपने घर जमाई बना लिया और उसको मतलब संपत्ति मिल जाएगी, ऐसा उसको जमात को था। तीसरा परिच्छेद में लेखिका लिखती हैं कि भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब लो, जो मतलब दामाद भी उसका वो खत्म हो गया। यह लड़की अभी युवती ही थी, यानी कि अच्छी उम्र में थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी। अंततः भक्तिन का जेठौत यानी कि जेठ का लड़का अपनी विधवा की बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से करवाना चाहता था। यानी कि अब उसकी जो भक्तिन की बेटी थी उसका जो जेठानी का लड़का था वह चाहता था कि वह अपने तीतरबाज साले से, यानी साले का नाम है, उसके करवाना चाहता था। और भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थी कि एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने, यानी कि जो उसके जेठौत का बेटा था, यानी कि जेठानी का लड़का, उसके साले ने बेटी मतलब भक्तिन की बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। यानी कि जो उसके तीतरबाज साले के जो समर्थक थे उन्होंने गाँव वालों को बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक तीतरबाज की मरम्मत करके कुंडी खोल दी, यानी कि उसको खूब पीटा अंदर। किंतु तीतरबाज ने कहा कि मैं तो इसके बुलाने पर ही अंदर गया था। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई। पंचायत लगाई कि भैया मामला क्या है, सुलझे। तो भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चारिता को प्रकट किया, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। मान लीजिए कोई अगर एक कमरे में बंद रहे, तो उस समय पर ऐसा था कि अब उनको पंचों ने कहा कि तुम पति पत्नी के रूप में रहना हुआ। माँ बेटी विवश थी, यह संबंध सुखकर नहीं रहा, यानी कि उस संबंध से किसी को भी खुशी नहीं थी। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पाटाना भी संभव न रहा, यानी कि अब लगान जो देनी पड़ती थी, टैक्स, वह भी नहीं था। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन ने इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से वह शहर चली गई और उसने सोचा कि शहर जाके कुछ ना कुछ हम कमाई कर लेंगे। अंतिम परिच्छेद में लेखिका लिखती हैं कि घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना यानी सब्जी बनाना और दाल भात बनाना सब आदि सब कार्य करती जानती है। लेखिका ने भक्तिन को अपने यहाँ पर नौकरी देने में मतलब सहमति कर दी कि नौकरी तुम यहाँ पर कर सकती हो। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने अपनी पवित्रता मतलब दिखाई कि उसने सुबह उठकर स्नान किया। लेखिका की जो धोती थी धुली हुई, उस धोती पर भी जल के छींटे डाले, उसके बाद ही पहनी। निकलते हुए सूर्य को पीतल का अर्घ दिया, यानी कि जब ढारते हैं ना सूर्य देवता को, तब उसने धर दिया। 2 मिनट जप किया। चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू कर दिया, यानी कि जहाँ पर खाना बनाते हैं किचन जिसको कहते हैं, उसकी सीमा निर्धारित कर दी। भक्तिन छूत पाप को मानने वाली थी, यानी कि उसको छूत मानती थी वो। अंततः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उस्तरे को गंगा जल से धुलवाकर ही अपना मुंडन कराती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती, यानी कि ऊपर की अलवाई में रख देती थी। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का ही होता था, यानी कि उसी के लेवल का था। उसने कोई सब्जी ना बनाकर केवल दाल ही बना दी थी और मोटी मोटी जली हुई रोटी सेक दी थी। लेखिका ने जब उस भोजन को एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखा तो भक्तिन ने क्या किया कि उसके सामने लाल मिर्ची और आम चूरिया की चटनी और गांव से लाए गुड़ का मतलब कहा कि आप इनमें से कुछ खा लीजिए। घी और गुड़ से आरुचि के कारण, उसकी एलर्जी के कारण लेखिका ने दाल में ही एक रोटी खाई और अपनी यूनिवर्सिटी की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिजनों की चिंता का निवारण के लिए ही लेखिका ने अपने भोजन की अलग व्यवस्था की थी, किंतु इस देहाती वृद्ध महिला भक्तिन ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी, यानी उन्हें बताया नहीं कि तुम्हारे इस तरह के भोजन से मुझे तकलीफ हो रही है, उन्हें छिपाना ही बेहतर समझा। भक्तिन का स्वभाव,
भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। यानी कि दूसरे को चेंज करना भक्तिन को मतलब इच्छा रखती थी इस तरीके की। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण ही रही, यानी कि देहाती रही गई। उसने लेखिका को देहाती खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया, ना ही ओए को बदलकर जी पर आ सकी। यानी कि उसने जब बात करती थी तो ओए करके बात करती थी, वह कभी भी किसी के सामने जी लगाकर बात नहीं करती थी। भक्तिन की व्यवहारिकता, यानी कि वह लेखिका की इधर उधर पड़े पैसे को किसी मिट्टी में छिपाकर रख देती थी, यानी कि मटकी में छिपाकर वह रख देती थी, गोलक टाइप की, जिसे वह बुरा काम नहीं मानती थी। उसका मत है वह अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा है संभाल कर रख दिया करती है। उसका ऐसा मानना है कि जो यहाँ पर वहाँ पर पैसा डला रहता है वह उसको संभाल कर रख दिया करती है। वह अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदल लेती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी, यानी कि उसको लगता था कि मैं मालकिन को खुश कर दूं, इसके लिए अगर किसी बात को झूठ ना बोलकर सही भी कहना पड़े तो इसको वह झूठ नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत से मानती थी, यानी कि उसके ऐसा मानना था कि जो बात वह कह रही है उसमें शास्त्रों की वह है एक सहमति है, अतः उसके पास तर्क थे, यानी कि वो तर्कों के साथ बात करती थी भक्तिन। और जब लेखिका ने उससे कहा कि उसको मना करना चाहा कि तुम अपना सिर मत मुड़ाओ, अपने बाल मत काटो, तो उसने कहा तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, कहकर अपने बात को शास्त्र सिद्ध बताया। तीरथ गए मुड़ाए शब्द का मतलब आपने अगर अपना सिर मुड़ा लिया तो आपके तीरथ सिद्ध हो गए। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और वह हस्ताक्षर करना सीखना भी नहीं चाहती थी, किंतु इसके पीछे भी उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती हैं, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर का काम कौन करेगा। भक्तिन का गर्व, भक्तिन को इस बात पर गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम नहीं जानता, यानी कि उसकी मालकिन को सबसे अनोखा काम आता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के निरीक्षण में कोई मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया। यानी कि मालकिन ने कहा जब सब लोगों से कि मेरी उत्तर जो आंसर सीट हैं उनकी चेक करने के लिए मदद करी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो उनको लगा कि मेरी मालकिन को, भक्तिन को लगा कि मेरी मालकिन को सबसे यूनिक काम आता है, किंतु उसने स्वयं सहायता की। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, यानी कि आंसर सीट को एक साथ बांध दिया, कभी अधूरे छूटे कोनों में रंग भरकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को अपने पल्लू से झाड़कर। जो सहायता करती थी उसमें अन्यों की अपेक्षा अपनी विशिष्टता देखती थी, यानी कि और कोई इतना काम नहीं कर रहा जितना कि मैं अपनी मालकिन के साथ कर रही हूँ। वह सोचती थी कि दूसरे सहायता की हिम्मत तक नहीं करते। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी, उस कृति में अपना भी सहयोग देखती थी। जब कोई उनकी लेखिका की पुस्तक छपती थी, लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी कि उसने इतना मदद किया मेरा, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए उठकर चित्र बनाने में ही लगी रहती थी। यानी कि जब लेखिका उससे वो कहती कि तुम जाओ खाना खा लो, फिर भी वह चित्र बनाने में ही लगी रहती थी। तब भक्तिन कभी दही का शरबत तथा कभी तुलसी की चाय पिलाकर भूख के कष्ट से बचाती थी लेखिका को। भक्तिन का सेवा भाव, जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता वसंत और बिल्ली गोधालू भी आराम करने लगते थे, यानी कि जब सब जानवर भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह कभी पुस्तक देखकर, कभी स्याही लाकर, कभी फाइल देकर लेखिका का सहयोग देती रहती थी। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले उठती थी, यानी कि रात के अगर 2 बजे भी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं खुद से, कि अगर लेखिका रात के 2 बजे भी सोएंगी उसके बाद ही भक्तिन सोएगी, और जब सुबह उठने की बारी आएगी तो भक्तिन पहले उठेगी और उठकर वह सोना, वसंत व गंथुली नामक पशुओं को घर से बाहर निकालती थी। लेखिका के प्रति भक्ति भावना भक्तिन की
भक्तिन लेखिका के भ्रमण में यानी कि घूमने में साथ रहती थी। बद्री केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी वाले रास्ते में वह जिद करके स्वयं आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी यानी कि छोटी छोटी सकरी गलियों में वह पीछे पीछे चलती थी। वह लेखिका के साथ छाया की तरह रहती थी, यानी कि जिस प्रकार अपनी शैडो के साथ रहती है हमेशा, उसी तरह वह रहती थी लेखिका के साथ। जब लोग युद्ध से कारण आतंकित थे तब भी वह अपनी बेटी दामाद के आग्रह पर भी लेखिका के साथ ही नहीं छोड़ती थी। यानी कि जब युद्ध हो रहा था और उनकी बेटी दामाद ने कहा कि घर आ जाओ वापस, तब भी भक्तिन नहीं मानी और अपनी लेखिका के साथ ही रही। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। यानी कि जब युद्ध में भारतीय सेना यहाँ से वहाँ जा रही थी तब उसको लगा कि हमें अपने गांव जाना चाहिए, और भक्तिन सोचा कि मुझे अपनी लेखिका को यानी कि अपनी मालकिन को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, जहाँ उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी, यानी कि हर चीज़ लेखिका पे लुटाना। भक्तिन और लेखिका का संबंध, लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है, वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। यानी कि जब लेखिका चाहती थी कि उसे हटा दे पर वह हटा नहीं पाती थी। वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर, कौन? भक्तिन, उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को चारों ओर से घेरे हुए थी, यानी कि उसका जीवन अब उससे घिर चुका था भक्तिन से। लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार, भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना कर देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी, यानी कि जो खाना लेखिका को मिलता था वह वहाँ की छात्रावास की बालिकाएं भी खा सकती थीं। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति अनेक सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता था। यानी कि जिस प्रकार भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति है, उसी तरह से लेखिका का व्यवहार उसके भक्तिन के परिचितों से था। वह परिचितों को आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद रखती थी कि मतलब कैसा दिखता था, क्या पहनता था, उसका नाम क्या था। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। वह परदुकार नारी थी, यानी कि उसको इस सब चीज़ों से मतलब नहीं था। जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था तो उसकी खबर सुनकर वह व्यथित हो उठती थी। उसको बहुत तकलीफ होती थी कि कोई अगर किसी विद्यार्थी को जेल जाना पड़े तो वो क्यों होती थी। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ जाए तो वह हट करके भी जेल जाने के लिए तैयार हो उठती थी, यानी कि तैयार थी। यानी कि अगर लेखिका को जेल जाना पड़े तो वह उसको यहाँ पर भी जाने के लिए लेखिका के साथ तैयार थी। वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर स्वयं को जेल में जाने का हक के लिए बड़े डांट तक लड़ाई लड़ने की तैयार थी। यानी कि जहाँ तक उसको जाना पड़े लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी लेखिका के साथ जेल जाने के लिए, वहाँ तक वह लड़ाई करने के लिए तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है। लेखिका का इस परिच्छेद को पूरा करना चाहती थी, यानी कि यह छोटा सा पार्ट लिया था भक्तिन के जीवन का, जो हमारे यहाँ पर कक्षा 12 में दिया गया है। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम अगली ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इसके नेक्स्ट बाद अगली वीडियो आएगी। और ना हो तो आप प्लेलिस्ट पे देख लीजिए हमारे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।